Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, today our topic is investment function. इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए. आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट फंक्शन? इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? A strategy or concept of economics that helps in identifying the connection between shifts in the investment patterns of people and other variable factors that affecting the investment in an economy is known as investment function. Right? कहते हैं वो strategy या कोई भी concept जो लोगों के डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स होते हैं या कोई भी और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टमेंट फंक्शन. द एक्सपेंडिचर इनकट टू क्रिएट न्यू कैपिटल एसेट, उसको क्या बोला जाता है? हमें इन्वेस्टमेंट बोला जाता है. राइट? कि कोई भी न्यू कैपिटल एसेट को जब हम क्रिएट करते हैं उसके लिए जो भी हम खर्चा करते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टमेंट. लाइक बिल्डिंग्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. राइट? The expenditure on these assets results in an increase in the economic प्रोडक्टिव कैपेसिटी. राइट? जो भी हम इन एसेट्स पे खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, उससे क्या होता है? हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. राइट? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. Now, what is induced investment? As the name suggests, induced means कि कोई चीज हमें क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोर्स कर रही है. राइट? The investment which depends upon the profit expectations and has a direct influence of income level is known as induced investment. Right? जो कि हमारी profit expectations पे डिपेंड करती है, उसको क्या बोला जाता है? हमारा induced investment बोला जाता है. राइट? जिसका कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किससे पड़ता है? हमारी इनकम से पड़ता है. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इनकम इलास्टिक. बिकॉज जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी उतनी ज़्यादा हम क्या करेंगे? इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेंगे. It means that the induced investment increases when income increases and vice versa. Right? So, firstly, our income is this and our investment is this. When our income increases from OY to OY1, investment also increases from OM to OM1. Right? So this is induced investment कि इनकम के इंक्रीज होने से हमारी क्या हो रही है? इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है. The above graph shows that the induced investment curve second has an upward flow shift from left to right. It indicates that as the income increases, the investment also increases. Right? Next one is autonomous investment. The investment on which the change in income level does not have any effect and is induced only by profit motive is known as autonomous investment. कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं हमारी इनकम लेवल से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, ये ओनली किस पे डिपेंड करती है कि हमें क्या करना है? ओनली हमने प्रॉफिट अर्न करना है. राइट? सो दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इनकम इन इलास्टिक. राइट? क्योंकि इनकम से कोई इफेक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, सो ये क्या है? इनकम इन इलास्टिक. इट मीन्स दैट इफ देयर इज अ चेंज इन इनकम द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम. कि ये जो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या रहेगी? ऑलवेज सेम. कि हमारी इधर इनकम इंक्रीज हो रही है, इधर डिक्रीज हो रही है. In general, autonomous investments are made by the government in infrastructural activities. Right? गवर्नमेंट क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज में जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उसको क्या बोला जाता है? हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. However, a country's level of autonomous investment depends upon its social, economic and political conditions. Therefore, the investment can change when there is change in technology or there is discovery of new resources. Right? कि कोई भी जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कोई हम रिसोर्सेज चेंज कर रहे हैं, कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है? हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. सो ये है हमारी इनकम और ये है हमारी इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन इलास्टिक है बिकॉज हमारी इनकम इधर इंक्रीजेस फ्रॉम ओ वाई टू ओ वाई वन बट आवर इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. राइट? नाउ डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. What is induced investment?
It is the investment that depends upon the profit expectations and has a direct influence on income level, right? कि जो हमारी प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट हमें कितना होगा उसकी एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करती है, एंड उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किससे होता है, हमारी इनकम से होता है. On the other hand, autonomous investment is the investment on which change in income level does not have any effect and is induced only by the profit motive, right? कि हमारा जो मोटिव है वो क्या होता है, only profit होता है. Next one is motive. The motive behind induced investment is profit, right? हमारा जो induced investment का motive है वो क्या है, only profit. It means that it depends on profit expectations कि हमारा profit क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. On the other hand, जो autonomous investment होती है वो क्या होती है, is for social welfare कि लोगों का क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए. Next, income elasticity. जो हमारी induced investment है वो क्या है, income elastic. It means that induced investment increases when income increases and vice versa कि हमारी जो induced investment है वो क्या करती है, increase होती है when हमारी जब income क्या होती है, increase करती है, right? ऑन द अदर हैंड जो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या है, इनकम इनइलास्टिक. इसका मतलब कि इधर हमारी इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम कि वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व. एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज इनकम इलास्टिक, इट्स कर्व स्लोप अपवर्ड्स, राइट? हमारी इसकी कर्व क्या करेगी, ऑलवेज स्लोप अपवर्ड्स की जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, ऑल्सो इंक्रीजेस. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इनकम इनइलास्टिक होती है, सो इसकी कर्व क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कि हमारी इनकम जितनी मर्जी इंक्रीज हो बट जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो क्या रहती है, सेम रहती है. सेक्टर. In general, induced investment is done by private sector, right? जो induced investment होती है वो private sector करते हैं, because जो private sector होते हैं वो हमेशा अपने profit के लिए काम करते हैं, right? उनका society से कुछ नहीं लेना देना होता. जो society का काम है वो क्या करता, कौन करता है, government करती है. Autonomous investment is done by government sector because ये क्या होती है, social welfare के लिए होती है. So इसलिए जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू की जाती है, एंड जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या करती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है. रिलेशन विद नेशनल इनकम. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू नेशनल इनकम. जो हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो क्या करती है, पॉजिटिवली रिलेट करती है हमारी नेशनल इनकम से. ऑन द अदर हैंड जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता विद आवर नेशनल इनकम. क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंस between induced investment and autonomous investment. Next, now आ जाता है हमारे determinants of investment. What are the various determinants of investment? As per Keynes, the decision to invest in a new project or private investment वो क्या करती है, डिपेंड करती है हमारे two factors पे, that is marginal efficiency of investment और rate of interest. राइट नाउ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट कि कोई भी हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमें क्या रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कि उस इन्वेस्टमेंट की मार्जिनल एफिशिएंसी कितनी है कि वो हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगी, अर्न करके देगी. The following two factors are required to determine marginal efficiency of investment. First one is supply price. Supply price क्या होता है? It is the production cost of a new asset of that kind, right? कि कोई भी न्यू एसेट को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, सप्लाई प्राइस. For example, the supply price is the price at which one can supply or replace the new capital asset, right? कहते हैं supply price वो प्राइस होता है जिसके ऊपर हमें क्या मिल रही है, न्यू एसेट मिल रही है, इधर कि हम उस कोई पुरानी एसेट से न्यू एसेट को रिप्लेस कर रहे हैं या न्यू एसेट को परचेज कर रहे हैं.
For example, if old equipment is replaced by equipment of 20,000, then 20,000 is the supply price, right? अगर कहते कोई भी old equipment है उसको हम लोग को रिप्लेस कर रहे हैं बाय न्यू एसेट से जो कि 20,000 का है, तो जो 20,000 हमने खर्च किया न्यू एसिड को रिप्लेस ओल्ड एसिड को रिप्लेस करने के लिए बाय द न्यू एसिड, सो वो हमारा क्या हो गया, सप्लाई प्राइस। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है, इट इज द नेट रिटर्न और नेट ऑफ ऑल कॉस्ट विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट ओवर इट्स लाइफ टाइम, राइट, कि जितना नेट रिटर्न हमें एक कैपिटल एसेट अपनी पूरी लाइफ टाइम में कमा कर देगी, अर्न करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड, राइट, कि उससे हमें क्या यील्ड मिल रही है। For example, if the equipment of 20,000 in the previous example is expected to yield receipts of 2,500 and the running expenses will be 500, तो हमारी prospective yield क्या होगी, will be 2,000, right? कि अगर कहते फॉर एग्जांपल जो हमारी 20,000 की एसेट थी उस पर हमने क्या किया, 2,500 हमें क्या मिला, रिटर्न मिला, एंड 500 हमारे एक्सपेंसेस हो गए, राइट। सो हमारे पास कितना आया, जो हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड था वो आया हमारे पास 2,000। क्लियर। सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 2,000 जो कि हमारा रिटर्न था, किसके ऊपर, 20,000 जो कि हमने एसेट लिया था, सो ये क्या आ जाएगा हमारा 10%. So marginal efficiency of investment is 10% by on the purchase of 20,000 supply price. Clear? Next आ जाता है हमारा rate of interest. It is the cost of borrowing money for financing investment, right? Rate of interest क्या होता है कि हम किसी से मनी को क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट हमें जो इंटरेस्ट पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी। There is an inverse relationship between rate of interest and volume of investment, right? वो तो हमें पता ही है, अगर if rate of interest is high, the investment spending will be less, and if rate of interest is low, then investment spending will be more. अगर हमारी rate of interest, for example हमने बैंक से लोन लिया, अगर बैंक का rate of interest क्या है, ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी इकोनॉमी में, तो हम क्या करेंगे, कम से कम मनी बोरो करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही कम होगी, राइट। ऑन द अदर हैंड कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, कि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ कंपैरिजन बिटवीन marginal efficiency of investment and rate of interest. To know about the profitability of an investment, comparison between marginal efficiency of investment and ROI is done. If marginal efficiency of investment is more than the rate of interest, तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, प्रॉफिटेबल होगी, राइट। मार्जिनल एफिशिएंसी क्या है, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो हमें मिल रहा है, राइट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो हमें चार्ज किया जा रहा है। अगर वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, प्रॉफिटेबल होगी, एंड अगर हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, नॉट प्रॉफिटेबल। फॉर एग्जांपल, इफ अ बिजनेसमैन हैज़ टू पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड मार्जिनल एफिशिएंसी और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट इज 15%, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, श्योरली इन्वेस्ट एंड विल कंटिन्यू टू मेक द इन्वेस्टमेंट, राइट। कि अगर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको चार्ज है वो क्या है, 10% है, बट उसकी जो अर्निंग्स है वो क्या है, 15% है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी, प्रॉफिटेबल होगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ एक्स आंटे क्या होता है, एक्स आंटे इज अ लैटिन टर्म दैट मीन्स बिफोर द इवेंट, राइट, and it refers to the estimated return on an investment or the earnings that a company or an individual can expect to earn at the end of a given period, right। कि कहते हैं ये एस्टिमेटेड रिटर्न होता है किसी इन्वेस्टमेंट पे, या अर्निंग्स होती हैं जो कि एक कंपनी या इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है अर्न करने के लिए एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड। Simply put, it is the prediction of an event
बिफोर इट अकर्स विद द एक्चुअल आउटकम बीइंग अननोन, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक बिजनेसमैन ने क्या किया, 10,000 की एक मशीनरी बोरो की, राइट। अभी उसने मशीनरी बोरो कर रही, उसने सोचा कि मैं प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन करके मैं इतने यूनिट्स को सेल करके इतना रेवेन्यू कमाऊंगा। फॉर एग्जांपल उसने सोचा कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट अर्न करना है, राइट। सो ये क्या है, ये उसने क्या किया, अभी 20,000 का प्रॉफिट तो तब होगा ना जब वो प्रोडक्शन करेगा। तो ये जो 10,000 उसने इन्वेस्टमेंट की है मशीनरी पे, तो ये क्या होगी, उसकी एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, राइट, बिफोर द आउटकम, की उसको एक्चुअल आउटकम अभी पता नहीं है कि क्या होगा। उसने सोचा कि मैं 20,000 क्या है प्रॉफिट अर्न करूंगा, बट सबसे पहले उसको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन करेगा, अब उसका आउटकम क्या होगा, 20,000 में सेल होती है नहीं होती, उसके प्रॉफिट्स इतने आते हैं नहीं आते, तो उसको क्या है अपना आउटकम, एक्चुअल आउटकम क्या है उसको नहीं पता। सो ये क्या है हमारी एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, क्लियर। ऑन द अदर हैंड एक्स पोस्ट क्या होता है, एक्स पोस्ट इज ऑल्सो द लैटिन वर्ड मीन्स आफ्टर द इवेंट, राइट। The concept is used by investment firms to forecast a security's expected returns based on the security's actual or historical returns, right? कि कहते हैं ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है फर्म्स जब क्या करती हैं, अपने हिस्टोरिकल रिटर्न्स को आइडेंटिफाई करके अपने क्या करती हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को एस्टिमेट करती हैं, क्लियर। Ex post represents the actual results achieved by the company, which is the return earned by company's investors, right। Ex post क्या होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअली इन्वेस्टर्स ने अर्न की है, क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ex ante and ex post investment, clear। Now what is full employment and involuntary unemployment। फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कहते फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आर टू कॉन्सेप्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली कहते रिलेट करती हैं बट उनके मीनिंग्स क्या हैं, डिफरेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर ऑल और नियर बाय ऑल individuals who are willing and able to work at the prevailing wage rates are employed, right। कि कहते जहां पे सारे इंडिविजुअल्स जो काम करना चाहते हैं who are willing and काम कर सकते हैं एट द प्रिवेलिंग वेज रेट्स, वो क्या है एम्प्लॉयड है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। ऑन द अदर हैंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, occurs when individuals who are willing and able to work at the prevailing wage rates are unable to find suitable employment opportunities despite actively seeking employment, राइट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है कि जहाँ पे वो लोग जो काम कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं एट द प्रिवेलिंग वेज रेट्स, बट उनको क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, राइट। सो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, कहते दो टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है इधर इन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट अभी हमने देखा कि वो जो लोग काम करना चाहते हैं एंड काम कर सकते हैं उनको क्या है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे विदाउट एनी डिफिकल्टी काम मिल गया, राइट। हाउएवर फुल एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं, हम ये भी कह देते हैं कि देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि सबको क्या है काम मिल गया, कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। बट in macroeconomics even during full employment some types of unemployment can exist, right। So these are of two types. First one is frictional unemployment and second one is structural unemployment. Now frictional unemployment क्या होती है, frictional unemployment कहते हैं means temporary unemployment which exists during the time period when a worker leaves one job and joins another job, right। कहते ये क्या होती है टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये कहते उस टाइम पे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक वर्कर ने एक जगह पे अपनी क्या है जॉब को लीव किया एंड उसने सेकंड जगह पे ज्वाइन किया,
इधर वो उसको 2 डेज के बाद ज्वाइनिंग मिली, 3 डेज के बाद मिली, 4 डेज के बाद मिली, जितने टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर, कि वो जितने टाइम के लिए अब अनएम्प्लॉयड है कि एक जॉब से दूसरी जगह ज्वाइन करने में उसको जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम, frictional unemployment. Such type of unemployment arises because of the labor market imperfections like lack of perfect mobility from the side of workers and lack of market information among the workers regarding job availability. Right? ये कहते हैं इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट क्यों अराइज होती है, बिकॉज ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस, कि लाइक जो मोबिलिटी है वो क्या है, एक लेबर की एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में वो क्या है, परफेक्ट नहीं होती, और जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स की जो मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, जो इंफॉर्मेशन क्या है नहीं पहुंच पाती कि यहाँ पे हमें लेबर की ज़रूरत है, यहाँ पे वर्कर की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे उसकी वजह से ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अक्कर होती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ अ मिसमैच बिटवीन द अनएम्प्लॉयड पीपल एंड द डिमांड फॉर वर्कर्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। राइट, कहते हैं हमें जिस तरह के लोग काम करने के लिए मिल रहे हैं एंड हमें किस तरह के लोग चाहिए, वो कहते हैं उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। In simple terms, structural unemployment is associated with the structural changes in the economy. For example, because of advancements in the technology, workers do not have enough knowledge to work on advanced technological machines or equipment will be unemployed until they have some training course. Right? So ये उसकी वजह से लाइक कि कुछ जो लेबर फॉर एग्जांपल अनएडुकेटेड होती है, उनको क्या है एडवांस टेक्नोलॉजिकल मशीन्स के ऊपर लाइक काम करने के लिए जब तक कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती वो क्या है काम नहीं कर सकते। सो इस टाइम पे जो इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है हमारी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? It is a type of unemployment in which all those people who are willing and able to get work at an existing wage rate do not get work. कि जिन लोगों को काम चाहिए, काम करना चाहते हैं और काम मिल भी रहा है बट वो क्या है, हाँ जी, उनको काम नहीं मिल रहा। राइट, जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं बट उनको क्या है काम नहीं मिल रहा। In simple terms, under involuntary unemployment, people are unemployed against their wishes or under some compulsion. Right? नेक्स्ट आ जाता है हमारा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी मीन्स कि जो लोग काम करना ही नहीं चाहते। इट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच इवन थो अ पर्सन इज फिजिकली एंड मेंटली फिट बिकॉज ऑफ हिज अनविलिंगनेस टू डू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। कि जो लोग फिजिकली और मेंटली फिट हैं बट क्या है अनविलिंगनेस है उनकी कि हम लोग काम करना ही नहीं चाहते। सो दिस इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। So according to Keynes, there are two approaches to determine the equilibrium level of income. First one is aggregate demand, aggregate supply approach, and second one is savings and investment approach. Clear? So how to determine equilibrium level of income, की कौन सी ऐसा लेवल है इनकम का कि जितनी इनकम क्या है एक पर्सन के पास होनी चाहिए इकोनॉमी को की फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए। क्लियर। The Keynesian theory states that equilibrium situation is usually expressed in terms of aggregate demand and aggregate supply. When aggregate demand for products or services over a time period equals aggregate supply, तो उस टाइम पे इकोनॉमी में क्या होगी इक्विलिब्रियम सिचुएशन। राइट, इक्विलिब्रियम सिचुएशन कब अटेन होगी? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अभी हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एंड एग्रीगेट सप्लाई
consumption plus savings. So from these two equations we get savings is equals to investment, कि जितनी भी हमने इकोनॉमी में सेविंग्स होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जितनी भी सेविंग होगी वो एक किसके इक्वल होगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। क्लियर? So therefore according to Keynes the two approaches are aggregate demand, aggregate supply approach and saving and investment approach. However there are certain assumptions which have to be keep in mind. First one is the determination of equilibrium level will be examined using a two sector model. Right, जो भी हमने equilibrium level को determine करना है उस टाइम पे हमने क्या करना है, only examine two sector model, that is only considering households and firm. We have to ignore government and foreign sector. Simply put, it is assumed that there is no foreign industry or government in the economy. Clear? First, so this is the basically first assumption. It is also assumed that investment expenditure is autonomous. That is income level पे कोई income level का कोई factor नहीं होगा हमारी investment पे. Next, it is assumed that the pricing level is constant. जो भी pricing level होगा वो क्या होगा, constant होगा. Also to determine equilibrium output, short run will be considered. Right, कि हमने क्या है, short term period को consider करना है. Clear? So these are the basic assumptions. Now aggregate demand and aggregate supply approach क्या कहती है, कहते हैं केंजियन थ्योरी कहती है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड एज शोन बाय कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर्व इज इक्वल्स टू द टोटल आउटपुट दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, तो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, इकोनॉमी में एस्टैब्लिश हो जाएगा. क्लियर? देयर आर टू पार्ट्स of aggregate demand. First one is consumption expenditure and second one is investment expenditure, because aggregate demand is equals to consumption plus investment. So consumption क्या होती है, this expenditure changes directly with income. कंजम्पशन राइजेज एज द इनकम इंक्रीजेज, की इनकम के बढ़ने से हमारी जो कंजम्पशन क्या है, इंक्रीज होती है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड टू बी ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वंस इनकम लेवल, की इनकम लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ये क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऑटोनोमस होती है. सो in the income determination analysis the aggregate demand curve is represented by consumption plus investment curve. कहते जो the overall output of goods and services from the national income is known as aggregate supply, कि जितनी भी हमारी जो overall output है उसको क्या बोला जाता है, हमें हमारी aggregate supply. A 45 degree line is used to represent it. The aggregate supply curve क्या represent करती है, consumption plus savings, because the money received is either spent or saved, कि जितनी भी money receive होती है या तो वो खर्च की जाती है या क्या की जाती है, save की जाती है. Clear? So this is our aggregate demand and aggregate supply diagram. What are the observations from this diagram? ये क्या है, हमारा equilibrium point है, right? ये क्या है, हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है एंड दिस इज आर एग्रीगेट सप्लाई कर्व. दिस इज आर 45 डिग्री एंगल विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जहाँ पे क्या है, हमारी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इक्वल हो रही है. क्लियर? सेविंग्स हमारी जीरो है बट जो हमारी कंजम्पशन है वो क्या है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती. क्लियर? द इक्विलिब्रियम पॉइंट डिनोट करता है कि कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द टोटल आउटपुट. क्लियर? OY क्या है, OY is the output at equilibrium level that corresponding to point E. Clear? In the above table the aggregate demand is equals to aggregate supply, that is equilibrium level कहाँ पे अचीव होगा, 200 करोड़ में. ये टेबल हम नेक्स्ट आगे करेंगे. इट इज़ इन केस ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड्स कहते हैं वो होती है जहाँ पे क्या है, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के. सो दिस इज बेसिकली द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. सो दिस इज द टेबल, राइट. एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कंजम्पशन प्लस इनकम, एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. क्लियर? सो सब पहले क्या हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है.
बिकॉज हमारी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी सेविंग्स इंक्रीज होंगी ना, पर जब हमारी इनकम जीरो है तो उस टाइम पे हमारी सेविंग्स क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। क्लियर? सो आफ्टर this is the equilibrium point where aggregate demand is equals to the aggregate supply, and after that point aggregate supply is greater than aggregate demand, right? because aggregate demand क्या है, कम रह जाएगी, and aggregate supply क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। The aggregate demand curve in the above graph shows the desired expenditure level, and at point E intersects the 45-degree line, the economy क्या हो जाएगी, हमारी equilibrium हो जाएगी। Clear? So this is the aggregate demand and aggregate supply approach. Next, now what is readjustment process? अगर इनसे कोई भी deviation होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, readjustment process. When there is any deviation from the equilibrium level of output, that is if the planned spending or aggregate demand is not equal to planned output or aggregate supply, then to bring them equal to each other, the process of readjustment is started in the economy. कि उन दोनों को equal करने के लिए हमें क्या economy में क्या करना पड़ता है, readjustment process करना पड़ता है। Now, when aggregate demand is more than aggregate supply, उस टाइम पे क्या करना है, कहते इफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर एक्सीड प्लान्ड आउटपुट, जब एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, द कंजम्पशन प्लस इनकम कर्व विल बी ओवर द 45-degree line. In this situation, consumers and business together would be purchasing more items than they are willing to produce, right? तो उस टाइम पे कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस क्या करेंगे, मोर ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स को परचेज करेंगे, बिकॉज ऑफ विच उसकी वजह से क्या होगा, द प्लान्ड इन्वेंट्री विल अल्टीमेटली फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी। देयरफॉर until the economy reaches output level OY, जहाँ पे aggregate demand equals aggregate supply and there is no longer a tendency to fluctuate firm, right? कि जहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन की सिचुएशन नहीं होगी, तो फर्म्स क्या करेंगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगी एंड आउटपुट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, राइट? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो इन्वेंट्री हमारी पहले हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके उनको परचेज करवाया, तो उस टाइम पे हम इन्वेंट्री हमारी क्या है, डिजायर्ड लेवल पे वापस आ जाएगी। क्लियर? नाउ प्लान्ड इन्वेंट्री क्या होती है, प्लान्ड इन्वेंट्री रेफर्स टू द अनसोल्ड इन्वेंट्री दैट हैज बीन एंटीसिपेटेड इन द इवेंट ऑफ एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन सेल्स। कहते वो इन्वेंट्री जो कि हम क्या करते हैं, डिक्लाइन, जब हमारी सेल्स डिक्लाइन हो जाती हैं उस टाइम पे हम लोग उस टाइम पीरियड के लिए हम लोग सेव करके रखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अनप्लान्ड इन्वेंट्री क्या होती है, जो कि refers to the unanticipated change in stock as a result of unexpected decline in sales, कि अगर उस हमारे स्टॉक में कोई भी अनएंटिसिपेटेड चेंजेस आते हैं जिनको कि हमने प्लान नहीं किया होता, ड्यू टू डिक्लाइन इन सेल्स, उसको क्या बोलते हैं, अनप्लान्ड इन्वेंट्री। क्लियर? नाउ व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, कि जिस टाइम पे हमारी जो है आउटपुट क्या है, सॉरी एक्सपेंडिचर क्या है, लेस देन प्लान्ड आउटपुट, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर्स एंड बिजनेस टुगेदर वुड बी परचेजिंग फ्यूअर आइटम्स देन दे आर विलिंग टू प्रोड्यूस, राइट? वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे कम आइटम्स, बिकॉज ऑफ विच प्लान्ड इन्वेंट्री क्या करेगी, राइज करेगी। जब तक इकोनॉमी कहते हैं आउटपुट लेवल अचीव नहीं कर लेती अपना OY, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई एंड कोई भी कहते फ्लक्चुएशन की कोई सिचुएशन नहीं बचती, उस टाइम पे हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई के। क्लियर? सो दिस इज द रीएडजस्टमेंट प्रोसेस इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या कहता है, it states that when the planned saving is equals to planned investment, तो equilibrium level of income क्या होगा, हमारा इकोनॉमी में establish हो जाएगा। So this is the table and this is the diagram. Consumption, saving, investment। सबसे पहले क्या है हमारी
इनकम क्या है, ज़ीरो है, बट हमारी इधर इनकम ज़ीरो है, बट हम लोग क्या करेंगे, हमारी कंजम्पशन क्या है, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, राइट। तो अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तो हमारी सेविंग्स क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, बिकॉज ये जो कंजम्पशन हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, हमारी सेविंग्स करके ही हो रही है। क्लियर। सो ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एंड दिस इज आवर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग्स क्या है, हमारी नेगेटिव है, बट हमारी जो कंजम्पशन है वो क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। ये होगी हमारी इन्वेस्टमेंट, जो कि ये क्यों, ये इनकम इलास्टिक है, सो दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज क्या है, इनकम के चेंज होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। पहले क्या था, सेविंग्स हमारी लेस देन इन्वेस्टमेंट, बट आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट सेविंग्स क्या हो जाती है हमारी, ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। क्लियर। The investment curve in the above graph shows that autonomous investment made, which is parallel to x-axis. The saving curve slopes upward, which means that savings increase with an increase in income. At point E, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व इंटरसेक्ट कर रही है सेविंग कर्व के, हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। सो दिस इज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्लियर। नाउ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस। द इक्विलिब्रियम पॉइंट डिनोट क्या करता है कि हमारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या कर रही हैं, इक्वल है। ऑल्सो एट पॉइंट ई एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, सॉरी एक्स आंटे सेविंग इज इक्वल्स टू एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट और लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ पे है हमारा, ओ वाई पे। Planned saving is equals to planned investment, that is 30 crore when equilibrium level of income is 200 crores. Clear? Now, readjustment process in saving and investment approach. When there is any deviation from the equilibrium level of income, that is if the planned saving or is not equal to planned investment, then to bring them equal to each other, the process of readjustment is started in the economy. कि जब हमारी सेविंग्स क्या है, इधर सेविंग इनकम से इंक्रीज है और सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट है, तो उस टाइम पे हमारी क्या करते हैं, एक रीएडजस्टमेंट प्रोसेस क्या करना पड़ता है, स्टार्ट होता है इकोनॉमी में। When savings is more than investment, कि जब सेविंग्स क्या है, ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, उस टाइम पे क्या करना है, it implies that households are not consuming as much as the business is expected, which results in an increase in the inventory level above the desired level. Therefore, to get rid of the unwanted increase in inventory until saving and investment becomes equal to each other, companies would plan to reduce output, right? जब सेविंग्स क्या है, एक्सीड हो रही हैं रेदर देन इन्वेस्टमेंट, कहते क्यों, बिकॉज जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या है, अपना जितनी इनकम उनको कंज्यूम करनी चाहिए उतनी इनकम वो कंज्यूम नहीं कर रही, तो जिसकी वजह से जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके पास क्या है, इन्वेंट्री का स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। सो उससे क्या करना है, ये अनवांटेड इंक्रीज जो इन्वेंट्री में हो जाता है उससे, उसकी वजह से कंपनीज क्या करती हैं, अपनी जो इन्वेंट्री है, जो अपना आउटपुट है उसको क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, सो दैट कि सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो सके। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सो उस टाइम पे कंज्यूमर्स, इट इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर्स आर लाइकली कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिडक्शन इन इन्वेंट्री लेवल बिलो द डिजायर्ड लेवल। सो कहते कंपनी क्या कर देती, फर्म्स क्या कर देती हैं, अपना आउटपुट इंक्रीज कर देती हैं, सो दैट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर। क्लियर। सो दिस इज द रीएडजस्टमेंट प्रोसेस विच कंपनीज हैज टू। हाउ कैन वी अचीव इक्विलिब्रियम लेवल, कहते इक्विलिब्रियम लेवल कैसे अचीव हो सकता है इकोनॉमी में। Classical economists state that the equilibrium level of income in an economy is always attained at full employment level, कि जो equilibrium level होगा वो कब attain होगा, at full employment level. Full employment here means the absence of involuntary unemployment. Involuntary unemployment means कि जो लोग काम करना चाहते हैं, राइट,
और जो काम कर सकते हैं उनको क्या है, काम मिलना चाहिए. However, according to Keynesian theory, the equilibrium level can be attained at 3 levels. First one is full employment level, second one is underemployment level जो कि लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उस सिचुएशन होती है, एंड थर्ड वन इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट जो कि मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन होती है. फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं वो सिचुएशन होती है इन विच ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड एट एन एग्जिस्टिंग रेटेड वेज रेट विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी गेट वर्क. राइट, कि जो लोग काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं उनको क्या है, काम मिल रहा है. हाउएवर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो भी होता है कि इकोनॉमी में क्या है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है और सबको काम क्या है, मिल चुका है. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क. कि जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं बट उनको क्या है, काम नहीं मिल रहा. क्लियर? नाउ full employment equilibrium, a situation when the aggregate demand is equals to aggregate supply at full employment level, उसको क्या बोलते हैं, full employment equilibrium. right, ये क्या है हमारी full employment equilibrium situation. In the above graph the full employment equilibrium is point E because at this point aggregate demand क्या है हमारी, aggregate supply के equal है. right, in simple terms at OQ output level people who are willing and able to work at the prevailing wage rate उनको क्या है, are getting the job. At this point there is no involuntary unemployment. So this is the full employment situation. Clear? Next आ जाती है हमारी underemployment equilibrium. A situation when the resources are not fully employed at a point when the aggregate demand and aggregate supply are equal to each other is underemployment equilibrium. right, कहते हैं वो situation जहाँ पे aggregate demand and aggregate supply क्या है, equal नहीं है. right, this point of equilibrium occurs before the full employment equilibrium. right, ये क्या है हमारी full employment equilibrium है, but एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कितनी है हमारी इकोनॉमी में, इतनी है. तो ये जो गैप है बिटवीन एफ ई एंड एफ के, सॉरी, बिटवीन ई एंड एफ, सो ये क्या है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. राइट, देयरफॉर एज OQ1 इज लेस देन OQ, पॉइंट एफ इंडिकेट्स क्या करता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इस सिचुएशन व्हेन बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अकर्स आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव हो गया, बट हमारी एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है, इतनी है. राइट, सो ये जो डिफरेंस है ये क्या है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इक्विलिब्रियम. राइट, इन द बिलो ग्राफ एट पॉइंट G AD1 is equals to AS and this point is higher than the full employment level, so the point DG indicates over full employment equilibrium. Clear? So ये जो difference है ये क्या है, over full employment equilibrium. So this is it for today's video. I hope you like my videos. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you.